primary graders. Students will describe the different developmental stages. At the primary grade level, students will describe about the social, emotional, physical, and cognitive development in primary classroom setting. So students, as you know, after kindergarten, primary level is very much important in one young learner's life. जो ये एक फ़ेज़ है, ये किंडरगार्टन के बाद जिसे आप प्री क्लास भी कहते हैं, प्रेप क्लास कहते हैं, वो क्या शामिल हो जाता है. इसकी अप्रोप्रिएट एज आप देखेंगे तो ये 5 to 6 till 7 चली जाती है. जब प्राइमरी ग्रेड को हम कंसीडर करते हैं तो इस तरीके से हमें नज़र आता है कि 6, 7 to 8 ईयर्स जो हैं, ये क्लासेस जहाँ पे मौजूद होंगी वो प्राइमरी ग्रेडर्स कहलाएंगे. तो जब आप देखें कि प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, उनका जो इंटायर इंटरेक्शन है टीचर के साथ और डेवलपमेंटल अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस जिसे आप डैप भी कहते हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं, ज़रा मुख्तलिफ नज़र आएंगी आपको किंडरगार्टन से. और वाइस वर्सा हम देखते हैं कि वो सेकेंडरी लेवल से कितनी मुख्तलिफ नज़र आती हैं. तो चलिए इसको बेहतर अंदाज में समझने के लिए आपको एक वीडियो पैकेज की तरफ ले जाते हैं जिसमें आप रियल लाइफ सिचुएशन में देखेंगे कि यंग लर्नर्स अपनी ये डिफरेंट जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की और इसके साथ साथ कॉग्निशन की, वो किस तरह अपने टीचर के साथ तय कर रहे हैं. इसके लिए आप देखेंगे कि रियल क्लासरूम में कितनी बेहतरीन एक सिचुएशन नज़र आती है और टीचर क्या प्रैक्टिसेस कर सकता है जो कि आप इन फ्यूचर जाकर करेंगे. Students, you will discover the primary graders developmental stages, and we are here in the primary classroom. So this is very typical and formal stage of formal schooling. The class 1 is very much important and the transitional phase of primary graders. As you can see, this is happening in class 1, and this class belongs to elementary school or the part of the primary school. So हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एज है, जो उम्र है बच्चों की, that just brackets from 5 years to 7 years old child. और आप इन पे देखें कि यहाँ पे जब एज अप्रोप्रिएट क्लासरूम है और जो उनकी लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं, they enhance the different type of development among children. So यहाँ पे एक ट्रांजिशन की मैंने बात की, तो ये जो प्राइमरी ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्री स्कूल से क्लास 1 की तरफ आ रहे हैं, जहाँ पे वो बहुत कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग लेकर क्लास 1 तक पहुँचे हैं. और हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं कि प्री स्कूल में उनकी जो फिज़िकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो चुकी है, वो कितने पेस था उसमें, कितनी स्पीड थी उसकी, और वो क्वाइट प्रोग्रेसिव अप्रोच वहाँ पे नज़र आती है हमें. लेकिन जब हम क्लास 1 में आते हैं, 5 to 7 ईयर्स की एज आती है, तो यहाँ पे द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी डिफरेंट नाउ. यहाँ पे एक स्लो एंड स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको नज़र आएगा जाके. सो लर्निंग स्टेजेस, द लर्निंग अप्रोचेस यहाँ पे चेंज होती हुई नज़र आती हैं. यहाँ पे आपको एक मेच्योरिटी समहाउ और द अदर इन स्टूडेंट्स में भी नज़र आएगी, यंग लर्नर्स की जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं टूवर्ड्स लर्निंग, टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. यहाँ पे थोड़े आपको फिर यहाँ पे एक डिफरेंस नज़र आना शुरू होगा. यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप उनके जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं उनसे आपकी अवेयरनेस हो, हाउ टू टीच दैम, हाउ टू डील विद दैम, क्योंकि वहाँ पे अगेन एक नया जो फेज़ है स्टूडेंट्स का, यंग लर्नर्स की लाइफ का, वो स्टार्ट हो रहा है. हम देखते हैं यहाँ पे कि जो 5 to 7 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इसमें मिक्स एज ग्रुप्स भी हो सकता है, कोई 6 ईयर्स का बच्चा भी यहाँ पे बैठा हो सकता है. इनकी आप देखेंगे अगर बैकग्राउंड में जो बच्चे बैठे हैं तो उनकी हाइट में डिफरेंस है, उनकी आपने देखें तो उनकी फ़िज़िकल डिफरेंसेस आपको बड़े क्लियर नज़र आएंगे. सो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इनके भी डिफरेंट फेजेस हैं. सो यहाँ पे जो पूरा हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कंसंट्रेशन से लेकर हमने उनकी जो अपनी लर्निंग के स्टाइल्स हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि वो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंस लेकर चल रहे हैं.
वो लर्निंग फेजेस जो माइलस्टोन्स जो प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस ईयर्स में वो अचीव कर चुके हैं, वो यहाँ पे आके उनका जो डिस्प्ले है, उनका जो ज़ाहिर करते हैं, वो रिफ्लेक्शन हमें बड़ी ऑब्वियस नज़र आती है। अगर हम देखें कि इस क्लासरूम में आके टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो यहाँ पे जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि उन्हें उसी कंटेंट के साथ, उसी लर्निंग मेथोडोलॉजी के साथ चलना है जो प्री स्कूलर से चेंज होकर क्लास 1 की तरफ आ रही है। और जैसे मैं पहले कहा कि ये एक फर्स्ट माइलस्टोन है फॉर्मल स्कूलिंग का, जिसमें जो मूडीनेस है बच्चे की, जो रिजिलियंस है, यहाँ चेंज होती नज़र आएगी जाकर आपको। और पाकिस्तान में देखें तो ये एज ब्रैकेट जो है पाकिस्तान में जो प्राइमरी स्कूल है, ये आपको नज़र आएगी जाकर 5 to 7 ईयर्स में। और इसको जो क्लास 1 में मैं जहाँ इस वक्त खड़ी हूँ, ये क्लास 1 इसको हम पाकिस्तान में कच्ची क्लास भी कहते हैं। तो इस कच्ची क्लास का जो कॉन्सेप्ट है आज हम इसके साथ आपको डिस्कस भी करेंगे और हम इसे बताएंगे कि आपने यहाँ पे जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं बच्चों के अंदर, वो किस तरीके से टीचर ने हैंडल करने हैं और टीचर ने डायरेक्शन देनी है। सो आप देखें कि जो अभी मैंने बात की कि प्राइमरी स्कूल का हिस्सा भी हो सकते हैं ये बच्चे। प्राइमरी स्कूल्स जो हैं क्लासेस, वो याद रखिए कि क्लास 1 से 3 तक जाती हैं इन पाकिस्तान। और अगर हम एलिमेंट्री में जाएं तो एलिमेंट्री स्कूल्स की एग्जिस्टेंस भी नज़र आएगी पाकिस्तान में बहुत जगह पे, और वहाँ आप देखेंगे कि ये आपकी क्लास 8 तक चलेगी। क्लास 1 से क्लास 8 तक का जो टाइम पीरियड है, इस स्कूल को आप एलिमेंट्री स्कूल्स कहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ ऑफ वन यंग चाइल्ड्स लाइफ। यहाँ पे हमने देखना है कि ये अपनी डिफरेंट जो डेवलपमेंट्स हैं, डिफरेंट फेजेस हैं, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट, वो बच्चे किस तरीके से करते हैं। थैंक यू। Okay class, look at the board. Today we are going to perform our shapes activity. Do you know about the shapes? Okay. The first shape I draw is square. Now open page number 8 and start drawing this shape on page number 8, first block. Take your pencils and scales. On first block you have to draw the square. First block में हम square draw करेंगे class. How many sides are on the square? 4. Yes. Going to draw this. Raise it my hand and draw it in upper side. Okay class, everyone draw square? Yes. Okay, the next shape is triangle. How many sides are there on a triangle? 3 sides. Now okay class, take your scales and pencil and draw the triangle on the second block. Second block. Everyone do this with scale and neatly. You have to draw this neatly, okay? Okay class, everyone draw the triangle? Yes. Now come on the third block. What is this? This is a rectangle. Yes. How many sides of a rectangle is? 4 sides. Now we are going to draw this rectangle on the third block. Now start drawing. Okay, everyone draw a rectangle? Yes. Now we have to come on the fourth block and we are going to draw a circle. What we are going to draw?
Do you see any side of a circle? No, because it is a curve. The whole body of a circle is curve shape. You have to draw it as a round way. How we are going to write a 0 or going to draw a lemon? You can use any shape to draw the circle, or you can draw it by your hand. Now the last one is oval. We have to go to the next line. The first block we have to use and draw the oval. If you see any side of oval? No. It is like the shape of an egg. Okay? You have to draw it like a tilted form. Okay, class? Everyone take out their colors and color them neatly. Okay, after coloring the triangle, we have to come on the rectangle on the third block and color it neatly with the different color. The last block of a first line, we are going to color the circle. Use the another color and color it. So now we are going to color the last one, oval. Everyone done their work? Yes. I am going to check your work. Okay class, this is our today's activity. You all learn the new shapes. You know about the 2D shapes and the 3D shapes? Anyone? किसी को पता है 2D shapes और 3D shapes के बारे में? No. In the 2D shapes we can see only the one face of a shape. Okay? Today we are draw all the 2D shapes. You have to learn their name. You have to recognize them in the different way. Can you see the different shapes in your class? Yes. We have a different shapes in our class. We are going to talk about the colors. Now I can ask everyone, one of you from the class, about the colors of these alphabets. Okay? Who are going to tell me the color of this alphabet A? Green. Everyone tell me. Okay, what is the color of the first fish of the wall? Green. Yes. And what is the color of the K? Also green. Yes. These are the green color shapes and alphabets. Okay. Now, what is the color of the F, Mutahira? What is the color of F? Red. Yes. And what is the color of Z? Red. Yes, it is red too. Okay, what is the color of this fish on the side of a wall? The first fish on the side of a wall is? Pink. No. The upper one. Blue. No. Who tell me the color of this fish? Blue. Yes, this is the blue fish.
Now we are going to read the chapter The Lucky Leaf. Everyone open the page number 13. Open? Yes. Okay. Now we are going to make a word from the wall of the alphabet. Okay? We are going to make a word from the alphabet that are placed on the wall. Okay? Yeah. The first one is Rahila. Rahila. Yeah. Where is the R? In which color it is? Green. Yes. Green. R. And the next letter is? A. Green. Green. Yes. And the third letter is? A. And what is the color of the edges? Green. Very good. Now the fourth letter. I. And what is the color of it? Yellow. Very good. And the fifth letter is? L. What is the color of it? Yellow. Yeah. And the last letter is? A. Now, what is the word make we from these letters? What is the? Rahila. Very nice. Clap for Amin. We make a letter Rahila. Rahila. This is a noun and this is the name of a girl, which is the main character of this story. Now, the first line is Rahila is crying. Rahila is Crying. What is the spelling of the crying is? C-R-Y-I-N-G. So what the word is? Crying. Crying. Rahila is crying. What does it mean? Rahila is crying? Yes. Rahila is? Crying. Rahila ro rahi hai. The first word of the second line is she. She. S-H-E. She. Now tell me the color. What is the color of the S on the wall? Yellow. Yellow. And what is the color of H on the wall? Green. And what is the color of the E on the wall? Yellow. Yellow. What does the word make is she. Why we call Rahila she? Because she is a girl. We use she for a girl. We use she for a girl. Very nice. She has lost her. Lost her golden bangle. Very good. Now stand up to top and read the third line. Don't cry, Rahila says, Mom. Now start time from the next line. She is under the wood apple tree. It is next to the wall. Very good. So what does it mean, class? Her mother, Rahila's mother, said to her, don't cry. It's okay. If you lost something, it will come back to you some another time. Okay? Now Rahila come out from her house and go to the garden where she can sit on the wall, next to the wall. Now everyone understand this? आज हम करने लगे हैं छोटी शकाल। छोटी शकाल को अलिफ से मिलाना। छोटी शकाल क्या होती है? क्या होती है छोटी शकाल? हम जो तो हरूफ तहजी लिखते हैं अलिफ से ये तक, उन्हें जब छोटे साइज में जब हम उन्हें छोटा लिखते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? छोटी शकाल। अब इन छोटी शक्ल्स को आपने किसके साथ मिलाना है? अलिफ के साथ। फर्स्ट लाइन में आप छोटी शक्ल लिखेंगे, सेकेंड लाइन में आपने अलिफ लिखना है, और जो थर्ड लाइन आंसर वाली लाइन है वहाँ पे आप दोनों को मिला के लिखेंगे, लाइक बे अलिफ बा, जीम अलिफ जा। ओके, पहला क्या है? जीम की छोटी शक्ल। जीम की छोटी शक्ल को हम किससे मिलाने लगे हैं? अलिफ से। जीम का क्या साउंड है, क्या आवाज़ निकालते हैं हम जीम की? जा। जा को हम किससे मिलाएंगे? आ। जीम अलिफ जा। वेरी गुड। Everyone write जीम अलिफ जा। Now the third one is दाल। दाल का क्या साउंड होता है? दा। दा को हम किससे मिलाएंगे? अलिफ से। अलिफ का क्या साउंड है? आ। दाल अलिफ दा। Everyone write। हर कोई लिखेगा, सारे बच्चे लिखेंगे दाल अलिफ दा। चौथा हरूफ तहजी क्या है हमारे पास?
रे, रे का क्या साउंड होता है? रा, रा। तो रा, रा रे अलिफ रा, रा। लिखे सारे बच्चे। अगला रूफे तहज्जी कौन सा है? सीन। सीन का क्या साउंड होता है? सा। और अलिफ का क्या साउंड है? आ। जब सा को आ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सीन अलिफ सा। वेरी गुड। नाउ राइट दिस। ठीक है, अब अगला लफ्ज़ हमारे पास क्या है? अगला रूफे तहज्जी कौन सा है? ज़ाद। ज़ाद का कौन सा साउंड होता है? ज़ा, ज़ाद, ज़ा। और अलिफ का क्या साउंड है? आ। ज़ाद को जब अलिफ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ज़ाद अलिफ ज़ा। वेरी नाइस। नाउ एवरीवन राइट दिस। ओके क्लास, एवरीवन डन दिस? ओके, द नेक्स्ट हरूफ तहज्जी इज फे। फे का क्या साउंड है? फा। फा को जब हम अलिफ का क्या साउंड होता है? आ। फा को जब हम आ से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? फे अलिफ फा। नाउ एवरीवन राइट दिस ऑन द ब्लैंक। सो क्लास, द सेकंड लास्ट लाम। ठीक है, लाम का क्या साउंड होता है? क्या आवाज़ निकालते हैं हम लाम की? ला। इसकी छोटी शक्ल लिखे सारे, ला। एवरीवन राइट, सब लिखेंगे लाम अलिफ ला। ओके, वेरी गुड। Okay class, today we are going to read about the plants, parts of a plant. The chapter name is parts of a plant. Everyone speak loudly. Parts of a plant. Do you know about the plant? Yes. What are plants? Yes. They are all around us, okay? What are the main parts of a plant, Fahad? Do you know about them? Yes. Yes. What is this? Leaf. Yes. Now we can going to write here what are the main parts of a plant is leaf. Sit down, Maheen. Leaf. What is the work of the leaf it done for the plant? It makes food for a plant. Plant क्या करता है? Leaf क्या करता है plant के लिए? Food बनाता है. Okay. Now we write there the name of this part is leaf. What is the spelling of leaf? L-E-A-F. And what is the color of the leaf is? Green. Very good class. Now the next part of a plant. Stem. Leaf किससे अटैच होता है प्लांट में? स्टेम से. स्मॉल स्टेम को क्या कहते हैं? जो बहुत थिन होती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रांचेस. और जो मेन हेड ऑफ अ रूट से जो निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अ स्टेम इज? एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टेम इज? Green. Green and brown both. For the bigger plants, when the plant grow in a tree, it turns into brown. जब plant बड़ा हो जाता है तो वो किस में change हो जाती है? Brown में. इसका काम क्या होता है? What is the working of a stem is function? It takes the water and minerals from the soil. ये water लेती है soil से और इसे transfer करती है कहाँ पे? Leaves के पास, फ्रूट के पास, फ्लावर के पास, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट के पास ये क्या लेके जाता है? वाटर एंड मिनरल्स. ओके. नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज रूट. द स्पोर सिस्टम ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड रूट. लाइक आवर फुट्स, दीज आर द रूट्स. जैसे हम अपने पाँव पे खड़े होते हैं इसी तरह प्लांट किस पे खड़ा होता है? रूट पे. यस. रूट क्या करता है? पूरे प्लांट को सपोर्ट करता है और उसे जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो उसे प्रोवाइड करता है. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ द रूट इज? यस, ROOT.
And where are the root is? Yes, the roots are under the soil. ये सॉइल के अंदर रहते हैं, और जबकि बाकी सारी बॉडी ऑफ अ प्लांट क्या होती है, सॉइल के अबव होती है, सॉइल से ऊपर होती है. समझ आ गई आप सबको? Yes. Now the fourth part of a plant is flower. What is the function of a flower is? Flower make fruit for us. जो भी फ्रूट्स हम खाते हैं वो कहाँ से बनना स्टार्ट होता है? एक फ्लावर से बनना स्टार्ट होता है. ये कहाँ से फूड लेते हैं? लीव्स और स्टेम से मिलके इसको क्या मिलता है? फूड मिलता है, जिससे क्या बनता है? एक फ्लावर बनता है. इट इज़ द मेन स्टेप टू मेक अ फ्रूट. फ्रूट. नाउ व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अ फ्लावर इज? एंड व्हाट इज द कलर ऑफ अ फ्लावर? It may be of every color. It should be on different colors. इसे different colors का होना चाहिए. ये yellow भी होता है, ये red भी होता है, ये white भी होता है, ये green भी होता है. It is on every color. Okay? And what is the thing that converts into the flower? Flower से क्या चीज़ बनती है? Fruit. हम different fruits खाते हैं ना, तो वो सब किससे बनते हैं? Flower से बनते हैं. फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में. जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ प्लांट होता है उसका भी स्पेसिफिक काइंड ऑफ अ फ्लावर होता है, और वो भी एक स्पेसिफिक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है. समझ आई? एप्पल प्लांट का स्मॉल फ्लावर होता है जो एप्पल में कन्वर्ट होता है. ओके, नाउ इट इज़ अ फ्रूट. टेल मी द स्पेलिंग ऑफ द फ्रूट. Very good, class. So now we study today different parts of a plant. The working of them, parts of a plant. Can you see the different plants around you? आपने अपने इर्द गिर्द बहुत से plants देखे? ओके. कौन कौन से plants देखे? हमारे स्कूल में कौन कौन से plants हैं? We have a neem tree in our school. An apple tree. Yes. This plant, every tree starts from a small plant. हर ट्री का छोटा सा प्लांट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक बड़े से ट्री में. और ट्री पे क्या लगते हैं? डिफरेंट फ्रूट्स लगते हैं, और हर फ्रूट का डिफरेंट कलर होता है. जैसे एप्पल रेड होता है, मैंगो येलो होता है. ओके क्लास? Okay class, this is our time for lunch. Recite Bismillah before eating your lunch. Now take out your napkin and start your lunch. Okay Fat, आप अपना लंच शेयर करोगे ज़ाइम के साथ? आप फ्रूट लेके आए और ज़ाइम को फ्रूट बहुत पसंद. Very good Fahad and Zaim. It is very good habit to share your lunch. Excellent class. Okay, today we will discuss about the physical development of primary graders. हम यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जिनके साथ आपको हम इनकी एक्टिविटीज़ भी बताएंगे और इसके साथ साथ इनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट बताएंगे किस तरह है. सबसे पहले फ़िज़िकल डेवलपमेंट जब हम प्राइमरी ग्रेडर के बच्चों में देखते हैं तो इट्स वेरी स्लो एंड स्टेडी. जिस तरह आप देखते हैं हम बचपन में छोटे बच्चों में देखें अगर तो इन्फेंट एंड टॉडलर्स, उनकी ग्रोथ बहुत स्पीडी होती है. उनका हेड, हैंड्स, लिम्स ये सारे जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं और हम बड़ी फास्ट एंड रैपिड चेंजेस देख रहे होते हैं उनके अंदर. जब बच्चा प्राइमरी स्कूल में आ जाता है और इस एज ग्रुप में आता है जो कि 5 to 7 और 8 ईयर्स है,
इसमें ग्रोथ स्लो एंड स्टडी है, हमें बहुत तेज़ी से बच्चों की ग्रोथ होती नहीं दिखाई देती। हम इसमें बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, सोशल इमोशनल हर तरह की डेवलपमेंट होती है, फिज़िकल डेवलपमेंट भी बच्चों की हो रही है, लेकिन थोड़ी स्लो एंड स्टडी होगी इसके अंदर। इसी तरह हम देखें अगर तो बच्चे जो हैं फीमेल्स एंड मेल यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज़, आप इनमें देखेंगे अगर तो आपको बहुत डिफरेंस नहीं फ़ील होगा कि बच्चे जो हैं वो इक्वली ग्रो कर रहे हैं, फ़िज़िकली भी, एक्टिविटीज़ भी, उनकी हर चीज़ जो है वो सिमिलरली हो रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे जो हैं वो गर्ल्स तेज़ी से ग्रो कर रही हैं या बॉयज़ जो हैं वो कम स्लो। जब बच्चों की एज 9 तक आती है तब तक गर्ल्स एंड बॉयज़ दे बोथ ग्रो सिमिलरली। उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्टिविटीज़, खेलना, स्लाइड्स लेना, स्विंग्स पे जाना, ये सारा कुछ सिमिलर होगा। आप देखेंगे कि उनके अंदर बहुत डिफरेंस नहीं होगा, वो एक जैसी एक्टिविटीज़ करते आपको नज़र आएंगे। जब बच्चा एज 9th को पहुंच जाएगा तो आप एक डिफरेंट फेज़ देखेंगे बच्चों का, जिसके अंदर उनकी जो फिज़िकल और ग्रोथ जो है वो लड़कियों की स्पीडी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ ग्रो स्लो देन गर्ल्स आफ्टर द एज ऑफ 9। ठीक है, ये हो गई हमारी फ़िज़िकल डेवलपमेंट। और ये सारी फ़िज़िकल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होती है। आप स्पेशली देखें फ़िज़िकल ग्रोथ बच्चों की अफेक्ट डिपेंड कर रही होती है उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर, उनके कल्चरल बैकग्राउंड के ऊपर, उनकी जो है सोसाइटी जहाँ से वो आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बच्चों की डेवलपमेंट इफ़ेक्ट करती है फ़िज़िकल डेवलपमेंट। इसी तरह एक्टिविटीज़, पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें जो है फ़िज़िकल डेवलपमेंट बच्चे की उसको इफ़ेक्ट कर रही हैं। अब इसी तरह हम देखेंगे बच्चों की डेवलपमेंट, आप जब देखेंगे तो अब अगर मैं आपको बच्चों का दिखाती हूँ कि हम यहाँ पर जो प्राइमरी ग्रेडर्स हमारे पास हैं बैठे हुए हैं क्लास में, हम देखेंगे कि इनकी हाइट और वेट में क्या डिफरेंस है और किस तरह से ये दिख रहे हैं आपको। जब ये बच्चे आप देखें यहाँ पर गर्ल्स भी हैं और बॉयज़ भी हैं, इनकी एज सिमिलर एज ग्रुप में है, ये ऑलमोस्ट 1 ईयर का फ़र्क होगा ज़्यादा। तो अभी हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ़ यू हैव टू स्टैंड अप ऑन योर सीट्स। कैन यू ऑल स्टैंड अप? ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों की हाइट सेम है। देयर इज़ अ वन बॉय लिटिल हाइटेड फ्रॉम देम, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं। बाकी सब बच्चों में आप देखें तो हाइट एंड वेट दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, यू कैन ऑल सिट डाउन। ओके, ये सारी थी हमारी बच्चों की जो है हाइट एंड वेट फ़िज़िकल डेवलपमेंट में बेसिकली। देन अब हम यहाँ से आगे चलेंगे तो हम देखेंगे बच्चों की मोटर डेवलपमेंट। अब हम इसमें मोटर डेवलपमेंट में हर स्टेज में फ्रॉम वेरी किंडरगार्टन एंड इन्फेंट टॉडलर्स, हर किसी में हम देखेंगे आपकी सबसे पहले जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं एंड फाइन मोटर स्किल्स हैं। तो हमारी फाइन मोटर स्किल्स जो हैं, जो हमारे फाइन मसल्स और छोटे मसल्स जब हम यूज़ करते हैं बॉडी के, तो उनको यूज़ करते हुए जो हम काम करेंगे वो हमारी फाइन मोटर स्किल्स हैं। और जो हमारे बड़े बॉडी के मसल्स हैं जैसे लेग्स के या आर्म्स की मूवमेंट्स हैं, ये सारी हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगी। अभी हम बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि इस क्लास के बच्चों के अंदर जो है किस तरह डेवलपमेंट होगी, बच्चे किस तरह उनकी फाइन मोटर स्किल्स जो है बनती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मूवमेंट है, बच्चे कटिंग करें या कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं या कंटिन्यूसली राइटिंग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, आप बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। अब मैं आपसे कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ आपको दिखाती हूँ। हमारे पास हैं कलर्ड पेपर्स, मैं इन्हीं सारे बच्चों को देती हूँ और हम इनके साथ ही कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे। ओके क्लास, आप सबको मैं पेपर दे रही हूँ कलर्ड। आप सबको ड्राइंग पसंद है? ओके, आई विल गिव पेपर्स टू यू ऑल। सबको कलरफुल पेपर पसंद है? ओके, विच इज़ योर फेवरेट कलर? किसका कौन सा फेवरेट कलर है आप लोगों के? ओके, तो सबके कलर्स अच्छे हैं जो सबको मिल गए हैं? ओके, सबके पास पेपर्स हैं? ओके, आप सब अपनी अपनी पेंसिल्स निकालें। सबके पास है पेंसिल, इरेज़र और स्केल, सब अपनी अपनी निकालें। आप भी निकालो, हमने निकाली नहीं है? ओके, अपनी टेबल पे रखो। स्केल, रबर, आपके पास सारा कुछ है? निकालो, जल्दी से सारे निकालें। ओके, वेरी गुड फहद, टेक आउट। अभी मैं आपको ड्रॉ करती हूँ और आप देख लें। ओके, सबको स्ट्रेट लाइन बनानी आती है? ओके, हम सारे अपने पेपर्स पे, मैं यहाँ पर बोर्ड पे ड्रॉ करूँगी और आप सब कहाँ करोगे? पेपर के ऊपर। क्या ड्रॉ करना है हमने? स्ट्रेट लाइन। क्या ड्रॉ करेंगे? आपने अपने पेपर है ये सबके पास अपना अपना,
और इस पेपर के यहाँ साइड पे आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करना है? स्ट्रेट लाइन पेपर के साइड पे ड्रॉ करनी है। ओके, हम देखते हैं कौन अच्छी लाइन ड्रॉ करता है। स्ट्रेट लाइन स्केल यूज़ कर लें, उससे ड्रॉ कर लें। ठीक है, हमने क्या करनी है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। नो, स्मॉल स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, फिर हम इसकी कटिंग भी करेंगे। ओके, सबने बना ली है? ओके, एवरीबडी हैव ड्रॉन द लाइन। फहद थोड़ी सी और ड्रॉ करें, आपने इसकी कटिंग करनी है। ओके, ठीक है, सबने ड्रॉ कर लिया है। वेरी नाइस। ये देखें, ज़ायम ने लाइन ड्रॉ की है, इतनी लाइन सबने ड्रॉ करनी है। ठीक है, इससे छोटी नहीं बनानी। सबने बना ली है? वेरी गुड ज़ायम, बहुत अच्छी लाइन ड्रॉ की है आपने। ओके, वेरी नाइस। सब अपना पेपर दिखाएं, सबने ड्रॉ कर लिए? माहीन दिखाएं। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलें सारे लिखें। अब हम देखेंगे कि हमने इसके ऊपर ही कर्व में लाइन बनानी है। क्या लाइन बनानी है? कर्व लाइन का पता है कि कर्व लाइन क्या होती है? जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती और ऐसे राउंड में होती है वो क्या होती है? कर्व लाइन। तो अब हम क्या करेंगे? क्या ड्रॉ कर रहे हैं? कर्व लाइन। कोई बच्चा यहाँ पर आके ड्रॉ करेगा कर्व लाइन? ओके, फहद आके ड्रॉ करेगा यहाँ पर भी हमारे पास कर्व लाइन। ओके, नेक्स्ट टाइम कोई और बच्चा करेगा। आप सारे अपने पेपर पे बनाएं, स्ट्रेट लाइन के साथ आगे कर्व लाइन बनाएं। फहद ड्रॉ करें कर्व लाइन। वेरी नाइस। फहद एक और ड्रॉ करें, थोड़ी बड़ी ड्रॉ करें, जैसे टीचर ने स्ट्रेट लाइन बड़ी सी ड्रॉ की है। वेरी नाइस। व्हाट इज़ दिस? क्लैपिंग क्लास। फहद ने इतनी अच्छी ड्रॉ की है। अच्छी ड्रॉ की है फहद ने। वेरी गुड, फहद ने बहुत अच्छी ड्रॉ की है। जाओ अब जल्दी से अपने पेपर पे भी ड्रॉ कर लें। सब ने बहुत अच्छी ड्रॉ की है। ये क्या है हमारे पास? कर्व लाइन। क्या है? कर्व लाइन। ठीक है, सबको आगे हाँ जी, उसके साथ ही ड्रॉ कर लें। सबने ड्रॉ कर लिए? आपने नहीं ड्रॉ की? ड्रॉ करो, थोड़ी सी ज़्यादा राउंड होगी। ऐसे ड्रॉ करो, ऐसे जैसे टीचर ने ड्रॉ किया वहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है आपकी। नहीं, आप सही करके दोबारा बनाओ। ऐसे यहाँ पर ये देखो, ऐसी वाली लाइन बनानी है सबने। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, ऐसी वाली बनानी है। ठीक है, सबको पता चल गया है? अब ये बताएं कि आपको पता है कि डायगोनल लाइन क्या होती है? डायगोनल लाइन, जो लाइन जो ये स्ट्रेट है, ये कर्व है, और डायगोनल कौन सी होती है? ऐसे होती है डायगोनल, जो कि स्ट्रेट नहीं होती। ये क्या है? डायगोनल लाइन। क्या है? डायगोनल लाइन। तो ये भी सारे ड्रॉ करो, स्केल पकड़ के अपने अपने पेपर पे। वेरी गुड, स्केल के बगैर ड्रॉ कर लें जिसके पास। ठीक है ज़ाइम, स्केल के साथ ड्रॉ करो, ऐसे स्केल के साथ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है फहद, आपने सही बनाई हुई, रेज नहीं करें। चलिए सही बनाई। ओके, सबने बना लिया ये? ओके, अब आपको टीचर ने शेप्स बना के देनी है। ठीक है, मैं आपके पास शेप्स बना के देती हूँ। जो शेप आपको पसंद आएगी वो आपने बनानी है अपने अपने पेपर पे। ठीक है, कर लें। ठीक है, ओके, यहाँ पर आपने शेप बनानी है। मैं बोर्ड पे शेप्स बना रही हूँ, और जिसने जो पसंद आए वो वाली शेप बनानी है। ठीक है, ओके, ठीक है, वो भी बनाते हैं। ये क्या है? आइसक्रीम। किस किस को पसंद है आइसक्रीम? चलो देखते हैं, हम सारे अपने अपने पेपर पे, जो अभी टीचर और भी बनाती है, जो आपको पसंद आएगी आप वो पिक्चर बना लेना। ठीक है, ओके, एक बनानी है। कि ये क्या बना है? एप्पल। क्या बना है? एप्पल बन गया है। एक पिक्चर बनानी है बच्चों आपने, हर किसी ने अपने पेपर पे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फ्लावर। ठीक है, जिसको फ्लावर पसंद है वो फ्लावर बना ले। ठीक है, जिसको जो अच्छा लग रहा है बना ले। ठीक है, सब अपने पेपर पे बनाए। नो, ये देखें, यहाँ पर आपने लाइंस लगाई हैं, यहाँ पर सब ने पिक्चर बनानी है जो भी आपको पसंद है, फिर हम उसकी कटिंग करेंगे। ठीक है,
ओके, सबने अपने अपने पेपर पे ड्रॉ कर लिए? सबके पास सीजर है? चलें, सारे अपनी अपनी सीजर पकड़ें और हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है? कटिंग करें। जिसने जो शेप बनाई हुई है उस शेप, नो, सिर्फ जो आपने बनाई है। सब ने क्या क्या बनाया है, सब दिखाओ अपने पेपर्स। ओके फाद, क्या बनाया आपने? आइसक्रीम बनाई है। और आपने क्या बनाया है? मुताहिरा, हाँ, मुताहिरा ने हार्ट बनाया है। आपने आइसक्रीम बनाई है, ठीक है। जिसने जो एप्पल बनाया है, ठीक है, आप सब इसकी कटिंग करेंगे अब। जिस नो, ठीक है, सही होगी, आप कटिंग करो। ये देखें, आपने पेपर को काटना है। कटिंग हो रही है सबकी। लाए भाई, आपने बना लिया अहमद? अहमद ने आइसक्रीम की कटिंग काट ली है। हम देखते हैं अहमद की, इसको शेप को इधर लगाते हैं हम, ठीक है? ये किसने बनाई है? ये अहमद ने बनाई है। चलें जी, ये आपने हार्ट शेप भी काटे थे, वो किधर है? वो भी दो। और किसने कटिंग कर ली है? जल्दी से दें, यहाँ पर हम लगा के दिखाती हूँ मैं आपको। हम सब ने क्या कुछ बनाया? यहाँ पर हमने क्या बनाया है? व्हाट इज दिस? दिस इज एप्पल। और ये क्या है? एप्पल बनाया है। और ये किसने बनाई है? और ये क्या है? आइसक्रीम। और ये आइसक्रीम है। और ये क्या चीज़ है? हार्ट। हमने सारी पिक्चर्स बना ली हैं और लगा ली हैं। यस, दिस इज़ ऑल्सो हार्ट। ये भी हार्ट है। यहाँ पर आपने एक्टिविटी देखी है। अभी हमने बच्चों को एक एक्टिविटी कराई है जिसमें उन्होंने अपनी पेंसिल्स के साथ ड्राइंग की है। उन्होंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, कर्व लाइन, डायगनल लाइंस। इसी के साथ उन्होंने डिफरेंट डायग्राम्स ड्रॉ की हैं कि डिफरेंट बच्चों ने अपनी पसंद से चीज़ें, एक तो उनको इंडिपेंडेंस दी जाती है, लिबर्टी, ऑटोनॉमी, वो फील करते हैं कि उनके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हमने इनको बच्चों के अंदर डेवलपमेंट की है फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर हमारे स्मॉल मसल्स जिनको यूज़ करते हुए बच्चे अपने काम करते हैं और कंटिन्यूसली उसको कर सकते हैं। वो ड्राइंग भी कर सकते हैं, फिर जब वो शेप्स बनाते हैं उनकी कटिंग करते हैं, और फिर इसी तरह इसके अंदर के शेप्स या फिर जो लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं उसके अंदर ही वो कलर्स कर सकते हैं। ये हमारी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के अंदर फ़ाइन मोटर डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर देखेंगे, फ़िज़िकल डेवलपमेंट में ही आगे मैच्योरिटी आती है। बच्चे जब आपसे, टीचर से, आपने देखा भी होगा, बच्चे डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं टीचर से पढ़ते हुए कि ये किस तरह है या क्या हुआ है। मैच्योरिटी बच्चों के अंदर आती है, इस स्टेज में आनी शुरू हो जाती है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंस आना शुरू होती है। हर बच्चा अपनी मर्ज़ी से चीज़ को करना चाहता है और वो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ जाता है। और मैच्योरिटी क्या है? आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट है। बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, वो सोशली, कॉग्निटिवली, इमोशनली हर तरह से डेवलप कर रहा है। तो ये बच्चों के अंदर मैच्योरिटी को ग्रो कर रही है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉग्निटिव मैच्योरिटी है, हमारे अंदर सोशल मैच्योरिटी है, आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चे के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि बच्चा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करता है। अगर टीचर ने उनको कोई काम या एक्टिविटी दी है तो वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। जब टीचर ने उनको बताया है कि एक्टिविटी के बाद उन्होंने चीज़ों को साफ़ करना है और अलहदा करके या बिन में डालना है, तो उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन्होंने चीज़ें कवर करके उसके बाद ये काम करना है। तो ये उनकी
मेचोरिटी उन बच्चों में आ रही है जब बच्चे प्री स्कूलर में होंगे या किंडरगार्टन में होंगे, तो उनके अंदर ये मेचोरिटी नहीं होगी कि उनको नहीं पता होगा कि उन्होंने खेलने के बाद चीज़ें को बंद करके रखना है। लेकिन जहाँ पर प्राइमरी ग्रेडर्स आ जाते हैं, उनके अंदर काम करने के साथ साथ उसके बाद उसको क्लीन करना, उसकी ये सारी चीज़ें उनकी मेचोरिटी में आती हैं और बच्चे इस तरह रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। ये ऐसे ही है कि ब्रेन की डेवलपमेंट है। इसको एक एग्जांपल के साथ भी कोट किया जा सकता है कि ये एक प्लास्टिक की तरह है ब्रेन, जो कि आपके एक्सपीरियंसेस और एक्टिविटीज़ के साथ साथ ग्रो करता है। जैसे जैसे बच्चे सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो उनके एक्सपीरियंस में शामिल होता जाता है और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे ले आते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अंदर। कॉग्निटिव मैच्योरिटी के अंदर यही है कि बच्चे आपसे पूछेंगे, सवाल करते हैं, आपकी बच्चों की सोच डेवलप हो रही है। जब टीचर क्लास में आती है वो बच्चों को बता रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही बच्चों को एक मॉरल डेवलपमेंट दी गई कि उन्होंने हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह करनी है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, तो बच्चे उसको पढ़ते हैं। ये एक मॉरल डेवलपमेंट है। उन्होंने अपनी सोच के अंदर ये चीज़ ऐड की है और ये चीज़ उन्होंने लर्न कर ली है कि ये हमने करना है। ये है बच्चों की अंदर मैच्योरिटी। आपने उनको एक दिन कराया है, वो एवरी डे आके उसको करेंगे। आपने बच्चों को बताया कि लंच टाइम में जब वो अपना लंच खोलेंगे उससे पहले उन्होंने अपने हाथ वॉश करने हैं और उसके बाद उन्होंने अपना नैपकिन यूज़ करना है। ये हर दफ़ा बच्चों को बताने की ज़रूरत पड़ती है जब वो छोटे होते हैं, जब जैसे कि वो किंडरगार्टन में या प्ले ग्रुप में हैं। लेकिन जब वो प्राइमरी ग्रेड में आ गए हैं तो उनके अंदर ये चीज़ इतनी डेवलप हो चुकी है इस वक्त कि वो लर्न कर चुके हैं, उनके माइंड में ये चीज़ सेट हो चुकी है। माइंड सेट उनका ये है कि जैसे उनकी रिसेस टाइम है, उन्होंने हैंड वॉश करना है, नैपकिन यूज़ करना है और फिर उन्होंने लंच करना है। इस तरह उनकी चीज़ें डेवलप होती चली जाती हैं उनके अंदर। इसके बाद बच्चे टीचर से क्वेश्चंस करते हैं और वो क्वेश्चनिंग के थ्रू आपके अंदर डेवलपमेंट आएगी कि मैच्योर हो रहे हैं, कॉग्निटिवली मैच्योर हो रहे हैं, उनकी ब्रेन के अंदर डेवलपमेंट आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा आपसे क्वेश्चन करता है कि मैम हमने ये काम ऐसे क्यों किया है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। आप टीचर क्या उनको बताएंगी? टीचर ने एक वे ऑफ कटिंग उनको बताया है या ड्राइंग बताया है, उनको ये सिखाया जाता है कि वो इस तरह और इस तरह भी कर सकते हैं और फिर उनको ऑप्शन दी जाती है एंड देन यू कैन टेल देम ईजी वे कि दिस इज़ द ईजी वे, दिस इज़ द प्रॉपर वे, इसलिए टीचर ने आपको ये सिखाया है, किया तो इस तरह भी जा सकता है। ये चीज़ें हैं जो बच्चे इस तरह कॉग्निटिवली इसके अंदर ग्रो कर रहे होते हैं। इस तरह चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, रियलाइज़ करना कि उनको देखना कि चीज़ें क्या हैं और कैसी हैं। बच्चे रिकग्नाइज़ करने लग जाएंगे कि क्या है चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको पता है कि अगर हमारा इंग्लिश की क्लास का टाइम है तो दे नो कि इंग्लिश की टीचर आ रही हैं और उन्होंने इंग्लिश पढ़नी है और इंग्लिश को अंडरस्टैंड करेंगे, अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, उसके अंदर उनके पास राइम्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ पर किसी ही बच्चे से राइम सुन के देखेंगे कि उनको कोई राइम या कोई पोएम आती है या नहीं आती। ओके क्लास, आप बताएं, आप सबको पोएम्स आती हैं? यस, सबको पोएम्स आती हैं। कौन सी वाली पोएम आती है आप लोगों को? ओके, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सबको आती है? सबको आती है? एक्शंस के साथ आती है? ओके, हम सारे अब पोएम सुनाएंगे, ठीक है? क्या सुनाएंगे? पोएम सुनाएंगे। सारे स्टार्ट करेंगे? ओके, चलें स्टार्ट करें, पोएम सुनाएं सारे, एक्शंस। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the sky so high like a diamond in the sky। ऊंची सुनाए सारे, दोबारा सुनाए पोएम। वेरी गुड क्लास। आपने देखा इन्होंने बच्चों ने हमें पोएम सुनाई। इससे क्या है, इनके अंदर एक लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उनकी लैंग्वेज, उनके वर्ड्स मैच्योर हो चुके हैं, वो अपनी लैंग्वेज से अल्फाज को अदा कर सकते हैं। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही कि उनको लफ्ज़ बताने नहीं आ रहे कि क्या है और क्या नहीं है। इसी तरह वो हर चीज़ को आपको बताएंगे, वो अपनी बात आप तक पहुंचाएंगे कि ये बात क्या है, उनको क्या समझ आई है और वो कैसे इसको करना चाहते हैं।
हैं। इस तरह बच्चों की लैंग्वेज भी मैच्योरिटी आ रही है। इसी तरह हम बात करेंगे सोशल मैच्योरिटी की। सोशल मैच्योरिटी के अंदर ये है कि किस तरह बच्चे जो हैं वो ग्रो करेंगे और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। सोशल मैच्योरिटी कब आएगी? जब बच्चे एक दूसरे से बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे को देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। इसमें स्पेशली एक फ़ेज़ है जहाँ पर एक डिफरेंट स्टेजेस है जिसके अकॉर्डिंगली बच्चे ग्रो कर रहे हैं। हमारी सिंपल अंडरस्टैंडिंग, जब बच्चे अपने घरों से आते हैं तो उनके अंदर सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि बहन भाई हैं, अम्मी अबू हैं या दादा दादी हैं। इन कॉन्सेप्ट से बच्चे आते हैं। दिस इज़ वर्ल्ड अराउंड सर्च, जो उनको छोटी चीज़ें उनके अपने घर में होते हैं। जब वो स्कूल में आ जाते हैं अपने सिबलिंग्स से अपने जो हैं पीयर ग्रुप से मिलते हैं, अपने टीचर्स से मिलते हैं। रिसेस टाइम में वो बाहर जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। स्पेशली जब उनका ब्रेक टाइम है तो वो कैंटीन पे जाएंगे, रिसेस टाइम में है तो वहाँ से जाके उन्होंने कुछ बाय करना है, कुछ लेना है। उनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है कि उनके अंदर मनी का कॉन्सेप्ट भी है कि उन्होंने कैसे यूज़ करना है। पेरेंट्स ने उनको कुछ बताया है कि उन्होंने चीज़ किस तरह लेनी है, क्या शेयर करना है। टीचर्स उनको साथ साथ गाइड करते हैं कि आपने क्या लेना है, आप कैसे जाएंगे, आप लाइन बना के जाएंगे, आप एक दूसरे को जो है वो धक्का नहीं देंगे, आप लाइन में जाके बात करेंगे, एक चीज़ लेंगे रिसेस टाइम में और फिर वापस आएंगे, क्लास में बैठ के आराम से उसको खाएंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं आपके अंदर सोशल मैच्योरिटी लाती हैं। इसी तरह जब गेम्स का टाइम है या उनको फ्री प्ले टाइम दिया जाता है, उसमें उनके पास बच्चों के पास डिफरेंट प्ले एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। रनिंग है, जंपिंग है, क्लाइंबिंग है और इसके अलावा उनके पास स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो यूज़ करेंगे। वो बाय टर्न उसको यूज़ करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को टाइम देंगे। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही उसको यूज़ करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली टीचर्स आर देयर, लेकिन उस वक्त बच्चों को ऑटोनॉमी और लिबर्टी दी जाएगी कि वो ख़ुद से खेलें, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे की आपस में कोई भी बात है, वो कहीं सैर करने गए थे, कोई एक्टिविटी है तो उसको शेयर करें। इसी तरह जो सारी चीज़ें हैं वो आपको सिखाएंगी कि किस तरह बच्चों के अंदर सोशल मैच्योरिटी आएगी और वो वर्ल्ड अराउंड अस से सोशल वर्ल्ड अराउंड अस की तरफ चलते चले जाएंगे। और अगर आप देखें तो ये सोशल मैच्योरिटी आपकी एज के साथ इंक्रीज़ करेगी। जब बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो है सोशल सर्कल जो है उनके पेरेंट्स हैं। इसी तरह जो थोड़ी सी एज उसकी ग्रो होगी तो सिबलिंग्स, उसके कज़न्स और ये सब आ जाएंगे, इसके फैमिली के मेम्बर्स उनके इन्वॉल्व हो जाएंगे। जब इसी तरह एज और इंक्रीज़ होगी, बच्चे स्कूल आने लगते हैं तो वो अपने पीयर ग्रुप से मिलते हैं, टीचर, प्रिंसिपल्स, तो ये उनकी और सोशल मैच्योरिटी में शामिल होते जाते हैं और ये सोशल वर्ल्ड अराउंड अस के अंदर बच्चों को एडजस्ट करना आ जाता है कि वो किस तरह एडजस्ट करेंगे। ये हमारी है सोशल मैच्योरिटी एंड कॉग्निटिव मैच्योरिटी। अभी मैंने आपको बताया फाइन मोटर स्किल्स के बारे में, जो कि हमारे स्मॉल मसल्स के साथ की जाती हैं। इसी तरह अभी मैं आपको बताऊंगी ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में, जो कि हमारे बड़े बॉडी के बड़े मसल्स के साथ जो एक्टिविटीज़ होती हैं उससे आप बच्चों की मोटर डेवलपमेंट होती है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। डिफरेंट एक्टिविटी प्राइमरी ग्रेडर्स के लिए बनाई जाती हैं जिसके अंदर उनकी जो है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट स्पेशली प्ले टाइम में उनको करवाई जाती हैं, जिससे उनकी बॉडी की मूवमेंट होती हैं और उनको बैलेंस करना और ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल के तौर पे है रनिंग है, जंपिंग है, क्लाइंबिंग है, हॉपिंग है। बच्चे जो है 1 फुट पे क्लाइंब कर सकते हैं। अभी इसी तरह मैं आपको कुछ बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ दिखाऊँगी जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह हम उनको ये एक्टिविटीज़ कराते हैं और वो बैलेंस करना सीखेंगे। ओके, सारे बच्चे रेडी हैं? ओके, अभी आप सब ने 1 फुट के ऊपर 10 सेकंड के लिए बैलेंस करके दिखाना है। मैं आपको स्टार्ट कहूँगी, फिर आपने सब ने क्या करना है, 1 फुट पे ऐसे खड़े होना है। ओके, स्टार्ट। हमने देखना है 10 सेकंड के लिए आप सब बैलेंस कर सकते हैं? सब करें। जाहिम, अहमद आप भी करो। एक दूसरे को नहीं टच करना। ओके, सारे नीचे कर ले पाऊँ, ठीक है। अभी आप सारे बच्चे जंप करके दिखाएंगे कि जंप कैसे करना है। वेरी गुड, दोबारा से जंप करें, ठीक है। और कौन ऊंची जंप कौन कर सकता है? जंप करो, अहमद जंप करें। वेरी गुड। ओके, सारे अपनी जगह पे खड़े रहें।
अब हम देखेंगे बच्चों के अंदर, जैसे कि हम देख रहे हैं उनकी मोटर डेवलपमेंट के ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट के साथ साथ आप नोटिस करें कि उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रही है, कि उनको पता है कि फॉरवर्ड क्या है, बैकवर्ड क्या है। इसके साथ साथ आप उनके जॉयस इमोशनल फीलिंग्स आप उनके फेस पे देख सकते हैं कि वो किस तरह इंजॉय करेंगे। अभी इस वक्त हम इनसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड वॉक कराएंगे। ओके किड्स, आप सब ने बैकवर्ड वॉक करनी है, स्टार्ट करें। वेरी गुड। अब आप सब ने सामने को आ रहे हैं वॉक करके। वेरी गुड। आपने देखा है इसी तरह सारे बच्चे इंजॉय करें, इनकी फ़िज़िकल और मोटर डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पर, कि वो वॉक करते हैं, आगे आते हैं और पीछे जाते हैं, इंजॉय करते हैं। कुछ बच्चे अभी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इनको एक्टिविटीज़ और कराएंगे, जैसे कि कुछ ये रन करके सामने तक आएंगे कि कौन जल्दी भाग सकता है। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर आप देखेंगे कि अंदर उनके इन्फीरियॉरिटी और इंडस्ट्री भी आती है, कि कुछ बच्चे के भाई हम ये काम कर सकते हैं। ओके क्लास, हम देखेंगे अभी ये सारे रनिंग करेंगे और टीचर की तरफ रन करके आते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, वापस आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम भी है, कि जब हमने इनको रेडी कहा है वो रेडी हैं, जब उनको गो कहा गया है तो वो सारे अपनी जगह से रन किए हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी है जिसके अंदर बच्चों ने बॉल को थ्रो करना है इन होल्स के अंदर। इससे पता चलेगा कि उन्होंने बॉल को थ्रो करना है वो किस तरह कर सकते हैं। उनकी हाथों की फाइन मोटर स्किल्स भी हैं, उनका ब्रेन भी यूज़ हो रहा है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी इस्तेमाल हो रही हैं। ओके गर्ल्स एंड बॉयज़, बारी बारी आपने आना है। हम देखते हैं कौन बॉल अंदर डाल सकता है। इधर आ जाए सारे, सब एक एक बॉल ले लें। आज आज सब बॉल ले लें एक एक। ओके, यहाँ पर हमारे पास एक हैंगिंग है, इसके अंदर बॉल्स हैं। हमने बच्चों से एक्टिविटीज़ करानी है जहाँ पर ये बॉल को अंदर थ्रो करेंगे। तो हम देखेंगे किस बच्चे ने अपनी कॉग्निटिव और फिज़िकल स्किल्स को यूज़ करते हुए ये एक्टिविटी वो करेंगे और कौन अंदर बॉल थ्रो कर सकता है। ओके अहमद, अब आपने इसके अंदर बॉल डालनी है, ठीक है, डालें। ओ चलें। नेक्स्ट टर्म जाइम की है, जाइम आप डालें, इसके अंदर थ्रो करनी है बॉल। वेरी गुड। ओके फ़हद, आपकी टर्न है। वेरी गुड, फ़हद ने भी बॉल अंदर की है। आ जाए मुताहिरा, आपकी बारी है। आ जाए तब आप आ जाए। वेरी गुड, माहीन आप भी आ जाएं। ओके, यहाँ पर हमने देखी एक्टिविटी जहाँ पर बच्चों ने बॉल्स को थ्रो किया। इनकी आपने फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट देखी और साथ साथ इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और स्पेशल एबिलिटीज़ देखी कि वो किस तरह बॉल को एक टारगेट एरिया में थ्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को लर्न करते हैं और सीख लेते हैं। इसके साथ साथ आप दिखा सकते हैं कि बच्चे जो हैं समर सॉल्ट भी करते हैं। ओके फ़हद, योर टर्न, स्टार्ट। वापस दोबारा। ओके जाइम, योर टर्न। ओके कम ऑन। यहाँ पर अब हम बात करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट की। बीइंग अ टीचर ऑफ प्राइमरी ग्रेडर, इमोशनल डेवलपमेंट और उनका एक्सप्रेस करना बच्चों को कि वो अपनी फीलिंग्स को किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो उनको सिखाया जाता है। उनको वर्ड्स सिखाए जाते हैं जिनसे वो अपनी इमोशनल डेवलपमेंट को या इमोशनल अपनी एक्सप्रेशन जो है उसको बता सकें। स्पेशली इन छोटे बच्चे प्राइमरी ग्रेडर्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि वो खुश हैं, घर से खुश आए हैं, वो किसी बात के ऊपर खुश हैं, वो अपना एक्सप्रेशन को शो कर सकें। टीचर उनको हैप्पी फेसेस एंड सैड फेसेस, स्माइलिंग फेसेस, हर चीज़ सिखाएंगी। हम बच्चों को सिखाया जाता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें बजाय इसके कि वो बता ना सकें। हर चीज़ को वो एक्सप्रेस करें, एक एक चीज़ वो आपकी बताएं कि वो किसी बात पे हैप्पी हैं तो वो बताएं कि हैप्पीनेस को आपने किस तरह शो करना है। गुस्सा है तो वो उसको किस तरह अपने एक्सप्रेशन के थ्रू बता सकते हैं और उनको वर्ड्स प्रोवाइड किए जाएँ कि वो उसको भी बता सकें। अगर वो किसी चीज़ से अफ्रेड हैं या स्केर्ड हैं तो वो उन चीज़ों को बता सकें। इसको आप कैसे कर सकते हैं कि अगर बच्चा अपनी फीलिंग को प्रॉपर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है तो टीचर्स उनको जो है अप्रेज़ करें, उनको बहुत ज़्यादा शाबाश दी जाए, इनकरेज किया जाए कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं और वो उसको इस तरह कर सकते हैं और ये उन्होंने बताना है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि वो बच्चा बार बार उस एक्शन को रिपीट करेगा जिसके लिए उसको प्रेज़ किया गया है। फिर इसी के अंदर है कि इसके अंदर बैलेंस भी क्रिएट करना चाहिए कि बिल्कुल आप ये कि नहीं कि बच्चा अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो वो हाइपर एक्टिव होना शुरू हो जाए और उन एक्टिविटीज़ की तरफ जाए। ये बीइंग अ टीचर, आपके प्राइमरी ग्रेड टीचर्स की ड्यूटी है कि वो बच्चे को मेंटेन करें कि वो
वो उसको एक्टिविटी अपने एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स भी हो, उस काम को करे भी, लेकिन एक बैलेंस को मेंटेन करते हुए कि वो साथ साथ उनकी बाकी एजुकेशनल डेवलपमेंट भी हो रही हो और साथ साथ वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर सके। इसमें भी आप देखिए कि बच्चों के अंदर इंडस्ट्री और इन्फीरियॉरिटी वाली स्टेज है यहाँ पर, कि बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ बताना चाहते हैं, कोई काम कर लेते हैं, वो टीचर को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हमने ये काम कर लिया है, और स्पेशली वो देखते हैं कि उन्होंने अपने पीयर ग्रुप से ये काम जल्दी कर लिया है या उन्होंने बाद में किया है। तो ये उनके अंदर इंडस्ट्री लेके आती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाती है चीज़, और वो अपनी बात कह पाते हैं, और टीचर जब उनको प्रेस करती है तो वो और बेहतर तरीके से उसको बता पाते हैं। इसके अंदर ही जैसे साथ ही अगर कोई टीचर उसको डांट रही है या उसने कुछ गलत काम किया है, नेगेटिव बिहेवियर है, तो टीचर उसको डिस्करेज करते हैं और उसको मना करते हैं। और इन फीलिंग्स को टीचर भी विद नेगेटिव आपके इमोशंस या आपकी उनको एक्सप्रेस करना बताती हैं, कि टीचर एक्सप्रेस करेंगी कि यू हैव डन दिस रॉन्ग, या आपने ये गलत चीज़ की है, उसको डिस्करेज करेंगी। समटाइम बच्चों के अंदर ये चीज़ इन्फीरियॉरिटी लेके आती है, लेकिन जब नेगेटिव बिहेवियर है तो उसको आप डिस्करेज ही करेंगे। आप बीइंग अ टीचर आपने पॉजिटिविटी बच्चों के अंदर इनकलकेट करनी है, नॉट नेगेटिविटी। इसी तरह हम कुछ बच्चों के अंदर देखेंगे कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, कि वो हैप्पी फेस है तो उनको आप सिखाएंगे कि वो हैप्पीनेस को किस तरह शो कर सकते हैं, अपने जॉयफुलनेस को किस तरह शो करेंगे। अगर वो सैड हैं तो कैसे हैं, वो रोना चाह रहे हैं, वो रो रहे हैं, किसी बात से उनको प्रॉब्लम हुई है, तकलीफ़ हुई है, तो वो कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे। हमारे पास बच्चे हैं, हम उनके साथ पूछते हैं उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह अपने इमोशंस को शो करेंगे आपको। अगर आप बहुत खुश हो और आप इंजॉय कर रहे हो, आप जंप करते हो, कैसे करते हैं? ये करके दिखाओ, रो के दिखाओ, कैसे रोएंगे? और अगर एक दूसरे से फाइट हो रही हो, फाइट करके दिखाओ, शेक हैंड करें, अब आपकी फ्रेंडशिप हो गई है। चलें। Students, we are discussing the different developmental phases of primary graders, and now at the moment you can see through this video package that I am sitting in a primary grade class 1's room. So this is very different classroom as compared to the preschoolers, and we discussed many other developmental phases through different activities of students. And this very important phase of learner's life, young learner's life, is just linked with the literature as well. We have discussed the cognitive development, physical development, many other developments. But whenever you are using the literature, the books specially, तो हम देखते हैं कि इस वक्त भी हमारे टेबल पे कुछ बुक्स नज़र आ रही हैं. So literature has a very important place at young learners lifespan to just use such literatures in expressing their emotions, as well as they just taking the platform of role play, and they are disguising themselves in the different role models. So हम देखते हैं कि बच्चे कभी टीचर बन रहे हैं, कभी वो डॉक्टर बन रहे हैं, जो हम बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट आपको फेजेस में बताया कि वो कितना इम्प्रेस होते हैं, अपने आइडियल्स बनाते हैं और एनालाइज करते हैं, और उनकी एक अपनी ही एक वॉयज ऑफ वंडर होती है जिसमें वो इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए उसी दुनिया में जाते हैं. तो इज़ अ बेस्ट टाइम जब वो कॉग्निटिवली डेवलप हो रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए कि जो लिटरेचर है, उनकी जो बच्चों का बुक्स बनी हुई हैं, उनका इस्तेमाल टीचर को करना चाहिए. सो यूज़ ऑफ लिटरेचर टू डिस्कस देयर इमोशंस, द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ दिस होल पीरियड. सो आज हम उनकी टीचर से बात करेंगे कि अगर वो लिटरेचर लेकर आती हैं, कुछ बुक्स सेलेक्ट करती हैं, तो वो क्या रोल प्ले करेंगे. एक जो यंग लर्नर है, जो जिसकी एज आप देख रहे हैं कि 5 to 7 years तक जा रही है, और वो क्लास 1 का 2 का स्टूडेंट है. सो डेफिनेटली हम देखते हैं कि जो क्लास 1 के बच्चे हैं वो सेंटेंस फॉर्मिंग पे आ जाते हैं, सिंटैक्स उनका डेवलप हो रहा होता है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भी माइंड में रखना है बीइंग अ टीचर, फ्यूचर टीचर, कि बच्चे जो हैं वो एक्सप्रेस कर सकें अपनी फीलिंग्स को सेंटेंस के थ्रू. कंप्लीट सेंटेंस होगा, डायलॉग कर सकते हैं. वीडियो पैकेज में आपने ये भी देखा कि बच्चे प्ले कर रहे थे, और वो बच्चा एक लेट जाता है और एक मेडिसिन देती है बच्चा उसको एज अ डॉक्टर.
तो वो आप देखें कि वो एक अपनी जो कैरेक्टर्स इन फ्यूचर वो जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक बिल्डिंग ब्लॉक्स रख रहे हैं जाकर। सो बुक्स जो हैं उसका पढ़ना, एक तो रीडिंग स्किल्स आ जाएंगी, इसके अलावा उनकी वोकेबलरी में एक इंक्रीज़ हो जाता है, बैंक बन जाता है उनका, एज वेल एज उनके आइडियाज़ डेवलप होते हैं, एक्सप्रेशन डेवलप होता है जाके। सो जिन चीज़ों से हमें लगता है कि हमारी सोसाइटी कट रही है, तो क्यों नहीं उसे आप प्राइमरी ग्रेडर से ही शुरू करें और वहाँ पे उस लिटरेचर को, जो रिलेटेड लिटरेचर है, जैसे हम बार बार बात करते हैं डैप की, कि जो अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी है, एज अप्रोप्रिएट मटेरियल है, उसको इस्तेमाल किया जाए। तो बहुत सारी बुक्स बनी होती हैं, जैसे एक स्मॉल साइज़ की हैं ये किताबें, और उसका आप साइज़ देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि वेरी हैंडी, कि बच्चे उसे इजीली उठा सकते हैं और फिर उसको प्रिटेंड भी करेंगे समटाइम्स कि वो बिज़ी हैं, क्योंकि स्मॉल सेंटेंसेस लिखे होते हैं और वो इजीली उसको पढ़ सकते हैं। सो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि जैसे आपके सामने आ रहा है कि वो एक लाइन का सेंटेंस है, लेकिन स्टोरी लाइन उसकी बनती चली जाती है। तो अब देखेंगे हम कि जो प्राइमरी की टीचर है, क्लास 1 का जो टीचर है, वो कैसे इन बच्चों को जब ये स्टोरीज सुनाती हैं या स्टोरीज़ पढ़ने को कहती हैं, तो उनके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं। जी चलिए मिस राइमा को की तरफ चलते हैं और वो हमें इनके बारे में कुछ और बेहतर तरीके से समझाएंगी। जी मैम, स्टोरी बुक्स और लिटरेचर जो है हम यूज़ करते हैं, और स्पेशली हम इंग्लिश और उर्दू दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम स्टोरी बुक अपनी और अपने लिटरेचर को अवेलेबल करते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो इमोशंस को एक्सप्रेस करना समटाइम नहीं सीख पाते कि उन्होंने इमोशन किस तरह एक्सप्रेस करना है अपना। इसी तरह वो क्या करते हैं कि वो आप उनको सिखाते हैं एक्सप्रेस करना। आप डिफरेंट स्टोरी बुक्स देंगे हम बच्चों को, कि हमारे पास डिफरेंट अवेलेबल हैं बुक्स जिसके थ्रू वो इमोशंस को लर्न करते हैं कि उन्होंने इमोशन को अपने एक्सप्रेस क्या करना है, क्या जो अपना वो फील कर रहे हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। इससे एक तो बच्चों की हम वोकेबलरी में इंक्रीज़ लेके आते हैं, साथ साथ वो अपनी बात को सेंटेंस की फॉर्म में लेके आते हैं और अपनी स्टोरी बता पाते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं इसको यूँ करना चाहता हूँ और किस लिए इसको कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इमोशंस को वो अपने एक्सप्रेस कर पाते हैं जब हम लिटरेचर के थ्रू उनको समझाते हैं। मैम अभी आपने बुक दिखा भी दी है बच्चों को, जिस तरह उसमें भी एक हाइड एंड सीक की बुक है बेसिकली, जिसमें एक पेरेंट्स के साथ बच्चे हाइड एंड सीक सीख रहे हैं। तो वो एक छोटी छोटी लाइन को एक्सप्रेस कर रहे हैं सिर्फ, कि यहाँ पर वो छुपा है और वो कैसे बता सकता है कि तुम्हें मैं नज़र आ रहा हूँ। इस तरह की छोटी छोटी बात है कि बच्चे किस तरह खेलते हैं और खेल में भी अपने एक्सप्रेशन को वो शो करेंगे। इसी तरह उसमें क्या है कि वो प्ले, जैसे आप बुक्स हैं उनके थ्रू लिटरेचर में छोटे छोटे आपने वर्ड्स ऐड किए हैं उसके अंदर। इसी तरह कुछ और बुक्स हैं जिसके अंदर वो अपने जिससे कि वो किसी चीज़ से डरा हुआ है या वो डर गया है कि ये चीज़ क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक और बुक भी दिखा देती हूँ, ये हमारे पास है बिग फीट के नाम से, कि बच्चा अपने घर से बाहर निकला है और वो सोच रहा है कि ये इतना बड़ा फीट किसका है, एंड देन वो क्यूरोसिटी उनमें डेवलप हो गई है। देन ही इज़ कॉलिंग एवरीवन कि वहाँ पर क्या चीज़ थी, किस चीज़ की इतनी बड़ी फीट है, एंड देन वो आहिस्ता आहिस्ता लर्न कर रहा है। उसके अंदर उसके पेरेंट्स भी शामिल हो रहे हैं, एंड देन ही इज़ गेटिंग द कॉन्सेप्ट, इज़ इट अ डायनासोर इतनी बड़ी फीट है जिसकी, या कोई चीज़ ऐसी हमारे पास आ गई है, या हमारे घर के बाहर कुछ ऐसे हो गया। एंड देन फाइनली इन द एंड दे गेट टू ने इट वॉज हिज डैड हु वॉज प्रैंकिंग विद हिम, या वो उनके साथ मजाक कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी कि जो पेरेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं लिटरेचर के थ्रू। आपकी स्टोरी लाइंस होती हैं, अगर आप रिकॉल करें तो हमारी अपनी ट्रेडिशंस में ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ये रही कि जो घर के बड़े हैं वो अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, जो नानी है, दादी है, पेरेंट्स हैं, द एल्डरली पर्सनस प्रेजेंट एट होम, वो बच्चों को शाम को इकट्ठी करके स्टोरी सुनाया करते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने जो बच्चों की डेली रूटीन है, घर पे जाके भी पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स टाइम देंगे, इस लिटरेचर को यूज़ करेंगे और फिर उसको अब टीचर की हेल्प के साथ
कि वो एक्सपर्टीज़ हैं टीचर की जो आपकी होने जा रही है, तो आप अपने जो यंग लर्नर्स होंगे उनके पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि इनको किस किस्म की जो स्टोरीज़ हैं आप ख़रीद कर दें, किताबें लेकर आएंगे और फिर उनको किस तरीके से पढ़ना है। एंड रिमेंबर, आप जब उसकी स्टोरी लाइन्स उनके आप पढ़ेंगे और उनके पेरेंट्स भी साथ लेकर चलेंगे तो इनकी बहुत सारी जो मॉरल डेवलपमेंट की लाइन्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी एंड फाउंडेशंस रखी चली जाती है। तो आप मिस राइमा से पूछते हैं कि वो इनको जब सिखाती हैं, जब स्टोरीज़ सिखाई जाती हैं, तो और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि उनकी डेवलपमेंट के और उनके लर्निंग की जो अप्रोचेस हैं वो कौन कौन सी आप उसको मुहैया कर रही होती हैं उस यंग लर्नर को। एक छोटा बच्चा जो क्लास 1 में है और बड़ी तेज़ी से अपनी जो एलिमेंट्री स्कूल है, जो उनकी सेकेंडरी स्कूल है, उसकी तरफ जाने की कोशिश है उसके, और उसके माइलस्टोन्स अभी से सेटल किए जा रहे होते हैं। जी मिस राइमा। जैसे कि लिटरेचर के बारे में बात हुई है कि लिटरेचर के थ्रू हम उनको सिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी शामिल हो जाती हैं, जैसे ट्यून है, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है। हम क्या करेंगे कि बच्चों को अपनी वॉइस के थ्रू भी आप उनको समझा रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। टीचर जो है वो बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर रही है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे के साथ, या बच्चा आपसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको जब तक आप वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे तो वो अपनी बात कर सकेंगे। आप उनको इतनी जो है वो फीलिंग इस चीज़ की दें कि वो आपके साथ सेफ़ इन्वायरमेंट फ़ील करें और आपको अपनी हर बात बता सकें। आपकी टोन ऐसी हो कि आप हर चीज़ उनको बता सकते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें और फ़ेस टू फेस उनसे बात करें और टाइम प्रोवाइड करें, और इस तरह उनसे बात करें कि उनको पता चले कि आपके लिए आपकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है टीचर के लिए। क्योंकि बच्चे तो जब उनको फ़ील होगा कि दे आर इम्पोर्टेंस, उनकी बात को सुना जा रहा है, अंडरस्टैंड किया जा रहा है, तो वो अपने इमोशंस को और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकेंगे और फिर आपको बता सकेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। हम मिस राइमा ने जैसे अभी बताया कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है और टीचर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो आपकी उम्र के हिसाब से हमने लिटरेचर को लेकर चलना है, बुक्स को आपने सेलेक्ट करना है, बुक्स सेलेक्ट करने के बाद आपने उनको टाइम देना है, और जब फिर रीडिंग करनी है उनके साथ तो फिर फुली आपने अपने एक्सप्रेशंस को बच्चों को ट्रांसफ़र करना है। जब बच्चे इन फीलिंग्स को जो उसके अंदर हैं, अगर नेगेटिव फीलिंग्स की लिखी आ रही हैं लाइंस, तो उसी तरीके से उनको बताया जाए कि झूठ बोलना कितनी बुरी बात है, या अगर कहीं बच्चे ने कोई अच्छा स्टोरी में कोई काम किया है तो उसे हाईलाइट किया जाए कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनके लिए कितने प्राइजेस रखे चले जाते हैं। सो ये वो आप एक तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और साथ साथ उनकी मॉरल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और आप उनकी मुस्तकबिल की बुनियाद जिस चीज़ पे रख रहे हैं कि वो सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स बन के सामने आएंगे, कि जो बुक्स पढ़ने का शौक़ होगा। और आप सब जानते हैं कि हमारी जो बुक रीडिंग की हैबिट है, आदत है, वो कम से कम होती चली जा रही है, लेकिन अगर इसको हमने वापस रिवाइव करना है इन चीज़ों को, तो हमारा बेस्ट जो पॉइंट है, स्टेज है, वो एक प्राइमरी क्लासरूम बनता है। और बच्चे इतने एक्यूजिटिव होते हैं, इतना वो जानना चाहते हैं कि आप उनको किताब दें और वो पढ़ेंगे बैठ के। तो हार्ड कॉपी किताब जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, एज़ कम्पेयर टू कि आप अपने बच्चों को जो आईटी की तरफ ले जाएं। आईटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इसके साथ साथ मोबाइल से हटाइए और फिर हम साथ लेकर चलेंगे किताबों को। किताब और बच्चे का साथ जो है वो बहुत ज़रूरी है। Students, you will describe the mental health of primary graders. Today we will discuss about the mental health issues related to primary graders, that is from 5 to 7 years old. So as you can see that those children are very much obvious in reflecting their disorders, anxiety, traumas, as well as they are also showing the hyperactivity. So many things are associated with them. उनको जो चीज़ नहीं पसंद वहाँ से कितना वो स्ट्रेस लेते हैं, डिसऑर्डर्स उनके किस तरह से होते हैं, और अगर जो कि उन्होंने कोई एक थोड़ा हादसा देख लिया, कुछ एक्सीडेंट देख लिया, वो किस तरह से उनके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। सो आप जब हम डिफरेंट फेजेस से को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे,
तो यू विल बी एबल टू हैंडल दोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स अमंग यंग लर्नर्स। तो हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, आप अगर उनको कोई चीज़ लेकर नहीं देते तो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। हम इसके भी सॉल्यूशंस देखेंगे कि आपने किस तरीके से उनको हैंडल करना है। सो आपके क्लासरूम में एक हेल्दी जो एक बच्चा है वो अपनी डेवलपमेंटल फेजेस की तरफ जाए। सो जब देखें कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं आपके कई दफ़ा घर से टेंशन्स लेकर आते हैं, उन टेंशन्स को, स्ट्रेसेस को कैसे सॉर्ट आउट करना है, रिजॉल्व करना है उनके इश्यूज़ को। हाइपर एक्टिविटी एक ऐसी डिसऑर्डर आता है जिसमें बच्चे कंसंट्रेट ही नहीं करते हैं और अर्ली काम ख़त्म करके पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। एंड मैनी टाइम्स जो एंजाइटीज़ होती हैं, जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि अगर घर में उनका माहौल, फैमिली का जो माहौल है, एनवायरनमेंट इतनी कंडूसिव नहीं है, इतनी हेल्दी नहीं है, तो बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है वो उसी तरीके से सफ़र करेगी। तो क्लासरूम सिचुएशन में इन रियलिटी क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारे बच्चे होंगे प्राइमरी ग्रेड के, क्लास 1 के, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 इयर्स ओल्ड चाइल्ड, तो वो किस तरीके से अपने एक्सप्रेशंस को शो करता है और टीचर के पास ऐसी कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ हैं जिसके थ्रू वो इनको रिजॉल्व करते हैं। तो उनकी टीचर से पूछते हैं कि वो किस तरीके से इनको हैंडल करती हैं और क्या ऐसी अच्छी एक्टिविटीज़ करवाती हैं ताकि उनके अंदर फोकस, अटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमिक डिसऑर्डर जो हैं वो उनके अंदर ख़त्म हो और वो फिर अपनी अच्छी मेंटल हेल्थ के साथ हमारे सामने आ सके। जी मिस। जिस तरह मेंटल हेल्थ है चाइल्डहुड में बहुत ज़रूरी है बच्चों की हेल्थ के लिए भी और वैसे उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए भी, कि वो मेंटली उनका स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। किसी भी तरह की उनकी डेवलपमेंट जब तक वो मेंटली स्टेबल नहीं होंगे वो दूसरी एक्टिविटीज़ को लर्न नहीं कर पाएंगे। स्पेशली इसमें जैसे मैम आपने ज़िक्र किया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, तो इस तरह कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल हाइपर एक्टिविटी उनमें इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी ही बात को करना चाहते हैं और वो दूसरों को अंडरस्टैंड नहीं करते। इवन टीचर उनको जब बता रही हैं तो वो अपनी एक्टिविटी करना चाहते हैं और अपनी जगह पर बैठ नहीं पा रहे हैं और डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के अंदर आ रहा है। जैसे आप टीचर एक स्टोरी सुना रही हैं या बच्चों को रीडिंग करा रही हैं हम, तो एक बच्चा है वो अपनी चेयर से बार बार उठ रहा है और वो वहाँ नहीं बैठ रहा है। समटाइम्स हमें उसको आप टीचर उनको प्यार से समझाते भी हैं सब कुछ, लेकिन फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समटाइम टीचर्स को उनको थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा देना पड़ता है कि वो उनको फ़ील कराएं। आप बच्चों को बताते हैं कि दिस इज़ अ नेगेटिव बिहेवियर, कि बाकी बच्चे आपसे डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपका ये बिहेवियर अच्छा नहीं है। उससे क्या है कि वो अंडरस्टैंड करेंगे कि बाकी सारी क्लास जो है वो अपना काम कर रही है, रीडिंग कर रही हैं या राइटिंग कर रही हैं, और बाकी जो बच्चे हैं वो उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं क्योंकि वो एक बच्चा है जो कभी किसी की पेंसिल ले रहा है या किसी की बुक छीन रहा है या अपनी चेयर से उठ के दूसरे प्ले एरिया में जाके बैठ रहा है और या कभी अपनी बॉटल खोल रहा है या कुछ आएगी। तो सारी चीज़ें ये हाइपर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होती हैं और इससे क्या है बच्चे की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह टीचर कभी उनको आप पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं हम कि वो इस तरह का बिहेवियर शो ना करें। समटाइम हम उनको एक रिवॉर्ड की सूरत में कुछ देते हैं कि अगर आप ये काम नहीं किया जाएगा तो आपको रिसेस टाइम में कोई कैंडी या बिस्किट प्रोवाइड किया जाएगा। तो बच्चों के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को देखते हुए भी वो अंडरस्टैंड करते हैं और इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है कि दिस इज़ द नेगेटिव बिहेवियर एंड यू डोंट हैव टू डू दिस। अच्छा मिस टाइमा से हम ये भी पूछते हैं कि जैसे ये एक क्लासरूम में होती हैं और वहाँ पे जब बच्चे आते हैं घर से तो इनको कैसे पता चलता है कि वो डिप्रेशन में है या उनको कोई सीवियर मेंटल डिसऑर्डर भी है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो टाइम फेज़ है इसमें बहुत सारे जो हमारी डिसेबिलिटी के जो इश्यूज़ हैं वो भी सामने आ रहे होते हैं। एक फ़िज़िकल डिसेबिलिटी होती है और एक मेंटल डिसेबिलिटी होती है, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। ऑटिज़म जो है बच्चों का इसी स्टेज के ऊपर उसके कैरेक्टरिस्टिक सामने आना शुरू हो जाते हैं और एक टीचर जो है वो ही रियलाइज़ करता है, वो ही फील कर रहा होता है कि जो स्टूडेंट उसका है वो किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है।
वो उसकी फ़िज़िकल हेल्थ से रिलेटेड है या उसकी मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड है। सो वेल बीइंग के लिए ये क्या करती हैं, कैसे इनको पता चलता है कि ये कुछ प्रॉब्लम में बच्चे आए हुए हैं, वो किस तरह से दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ नज़र आते हैं? जी, जैसे कि अभी मेंटल हेल्थ है, इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो आपको टीचर्स को पता चल रहा है कि वो एक डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं बाकी बच्चों से डिफरेंट, और इस टाइम पे बच्चों में बहुत ज़्यादा मेंटल डिजीज़ डेवलप हो रही है और बहुत अर्ली स्टेजेस में, जिसमें डिप्रेशन है। और स्पेशली अगर हम देखें कि ये बच्चे हम कैसे इनको अंडरस्टैंड करेंगे, या तो वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खामोश और बाकी बच्चों से सेपरेट नज़र आएंगे आपको कि वो इतने डिप्रेस्ड माहौल से घर से आए हैं। पेरेंट्स के बीच में बेशक में भी क्लैशेस हों, बेशक उनका घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है जिसमें वो कोप नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्कूल का एटमॉस्फेयर डिफरेंट है और घर का डिफरेंट है, और टीचर जो उनको पढ़ाने वाले हैं वो उनको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं और जिसमें वो रह रहे हैं वो डिफरेंट है। तो बच्चा जो है वो एक डिप्रेशन में जा रहा है। समटाइम इसको कोप करने के लिए हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि हमें उनको बुलाना है और उनको बताना है कि बच्चा ये एक्सप्रेशन शो कर रहा है और उसका पेरेंट्स की तरफ बहुत नेगेटिव एक्सप्रेशन है और इससे उनकी मेंटल हेल्थ डेवलप हो रही है, जो है हार्म हो रही है, डेवलप नहीं होगी। एंड स्पेशली आप देखें अगर कुछ बच्चों का बिहेवियर अगर ये है कि वो बिल्कुल खामोश हैं, तो दूसरी तरफ कुछ बच्चों का बिहेवियर ऐसा है कि वो अपने आप को हिट कर रहे हैं या अपने आप को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो उससे शायद वो अपनी एंगर को या अपनी इस चीज़ को ओवरकम करना चाहते हैं। समटाइम अपने ये डिसऑर्डर बच्चों में देखा जाता है कि वो क्लास में बैठे बैठे एकदम से अपना जो है वो हेड है उसको हिट कर रहे हैं, मे बी ऑन द टेबल, और समटाइम वो पेंसिल के साथ अपने आप को अपने हाथ पे मार रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं उनसे अपने आप को हर्ट कर रहे हैं और उससे उनको लगता है कि वो चीज़ें जो है वो ओवरकम कर पाएंगे। एंग्ज़ाइटी उनमें डेवलप हो जाती है बहुत ज़्यादा कि वो एंशियस होते हैं बहुत ज़्यादा, और एंग्ज़ाइटी टीचर कुछ कह रही हैं और उनको समझ नहीं आ रही। सम टाइम आपको ये डिफरेंस इस तरह फ़ील होता है कि बच्चों का राइटिंग करते हुए दे कांट कॉन्सेंट्रेट और सम टाइम उनका हाथ शिवर कर रहा है, तो आपको समझ आती है कि उनके दरमियान में एंग्ज़ाइटी है बहुत ज़्यादा और वो उस चीज़ को कर नहीं पा रहे हैं। इसको जैसे हम कहेंगे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये जनरलाइज्ड डिसऑर्डर्स जो हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये आपको छोटी छोटी जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं इसके ऊपर एक जो है उनकी घबराहट जो है बच्चों की वो नज़र आती है। विद द हेल्प ऑफ टीचर यू कैन जस्ट सॉल्व दोज इश्यूज़। और कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसको आपका टीचर भी जो है आप लोग नहीं उसको एड्रेस कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि ये आइडेंटिफाई आप लोग ज़रूर कर लेते हैं। जैसे मिस बता रही हैं मिस राइमा, तो ये आइडेंटिफाई करते हैं। पोस्ट ट्रॉमिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे, उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे। जहाँ जितनी हेल्प कर सकते हैं इन द क्लासरूम ये खुद करते हैं। जब नहीं इनसे हैंडल होता तो फिर ये हम इनसे पूछते हैं नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होता है। जी मिस राइमा। जैसे कि आप देखें कि आपने पोस्ट ट्रॉमेटिक एंग्जाइटी बताई है, ये डिसऑर्डर है, तो उसके लिए ये किया जाता है कि सम टाइम तो आपको इस तरह की एंग्जाइटीज़ पता होती हैं। अगर पेरेंट्स सम टाइम अगर दे आर गॉन थ्रू सम ट्रॉमा जिसमें कोई सेक्सुअल अब्यूज़ है या इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, तो वो तो टीचर्स को इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अंदर जो कि टीचर ऑब्ज़र्व करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेस टाइम में सम टाइम चिल्ड्रन आर बुलीड बाय देयर पीयर ग्रुप, द एल्डर चिल्ड्रन, तो वो टीचर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, टीचर्स को चेक करते हैं कि वो किस तरह क्यों हुआ, और टीचर चाहते हैं कि वो उसको अकोमोडेट करें। और सम टाइम अगर वो नहीं कर पाते देन दे टेक द इशू टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन आपके पास मेडिकल एडवाइज़र भी मोस्ट ऑफ़ द स्कूल्स अवेलेबल होते हैं जिनके साथ आप हेल्प लेके साइकाट्रिस्ट या इस तरह के बच्चों की इन चीज़ों को उनसे बाहर निकालें कि वो उस ट्रॉमा को जो है अपनी लाइफ के अंदर से ख़त्म कर सकें, उसको भूल सकें और नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड हो सकें। मिस राइमा से एक और सवाल करते हैं कि ये ADHD ये क्या चीज़ होती है कि जिसमें बहुत बच्चे जो हैं वो हाइपर एक्टिविटी शो करते हैं, और ये डिसऑर्डर कितना हार्मफुल है बच्चों के लिए कि फोकस कर पाते हैं या नहीं? जी, ये जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली चिल्ड्रन नीड अटेंशन। हर बच्चा ही आप देखें तो उनको अटेंशन चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी आपको नज़र आएंगे
कि अगर आपकी अटेंशन थोड़ी सी भी डाइवर्ट होती है तो क्या है, चिल्ड्रन जो है एक नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर फ़ौरन शो करना शुरू करेगा, और वो बहुत हाइपर एक्टिविटीज़ होती हैं और वो स्क्रीन करते हैं, चीखेंगे, चीज़ों को तोड़ने की भी कोशिश करेंगे। ये सब कुछ जो है ADHD का पार्ट है, और मोस्टली ADHD जो है वो बॉयज़ में देखी जाती है, गर्ल्स में इतनी ज़्यादा ADHD नहीं है, क्योंकि हर वक्त वो अटेंशन चाहते हैं कि हमें अटेंशन दी जाए और अटेंशन उनको ही मिले। अगर उनसे अटेंशन कहीं और डाइवर्ट होती है तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। Thank you so much. Hopefully you understand all the different phases and disorders and traumas related to the mental health of the young learners, and definitely few things are in the hands of the teachers. Otherwise you must have to consult the healthcare representatives. डॉक्टर्स जो हैं वो एक बेहतरीन अंदाज से पेरेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं, और ये जो प्राइमरी क्लासरूम है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए एक बड़ी खूबसूरत सा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। बच्चे की आई साइट वीक हो जाए, नज़र कमज़ोर है, दूर की नज़दीक की, कोई उसके डिफरेंट इश्यूज़ हैं, सबसे पहले एक टीचर को पता चलना चाहिए, और फिर उसके साथ उसका रिलेशनशिप उसके जो पेरेंट्स हैं उसके साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और पेरेंट्स को ये समझाना है कि उसके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। ये भी टीचर की जो है एक एबिलिटी होती है। जो अल्टीमेट फोकस होना चाहिए वो बच्चे की मेंटल हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। Students, we are discussing about the mental health of the primary graders. The main point and very important point to discuss is the resilience. We should have to promote the resilience in the classroom situation. Resilience है क्या? Resilience basically कैसी एबिलिटी है कि जहाँ पे बच्चों में के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा हो कि वो जो काम कर रहे हैं उसके साथ वो कुछ और भी सीख सकें, एक काम से हट के किसी दूसरे को भी फोकस कर सकें, कुछ गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट आए, कुछ डिफरेंट सिचुएशंस जैसे आ जाती हैं कि उनकी पसंद के मुताबिक काम नहीं हो रहा तो भी वो उसे एक्सेप्ट करें, कुछ जगह चेंज हो जाती है समटाइम्स तो वो भी उसे मान लें कि हाँ ये भी आगे जा सकता है। सेम केस है जब वो किसी गेम में जीतते हैं या हारते हैं, तो इन सारे जो इमोशंस को एक वेरी फ्लेक्सिबल वे में वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड योर रेजिलियंस। तो वी शुड हैव टू प्रमोट रेजिलियंस। देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनके थ्रू हम ये जो रेजिलियंस है इसमें बच्चों को लेकर आ सकते हैं ताकि वो इन फ्यूचर एक सॉलिड और अपनी फाउंडेशंस रख सकें और उसके साथ साथ वो एक अच्छे सिटीज़न, अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बन सकें। बिल्कुल ये ऐसे ही है, बेसिक फाउंडेशन है बच्चों के लिए। रेजिलियंस ज़रूर होनी चाहिए बच्चों में कि वो फ्लेक्सिबल बिहेवियर शो करें, उनके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी हो और वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकें, दूसरों को एक्सेप्ट कर सकें। बेसिकली इसके अंदर ये टीच किया जाता है। स्पेशली इसमें हम प्ले के थ्रू भी चीज़ें ऐड करते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो प्ले करें, अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें कर सकें। इसमें हम रोल प्ले भी आप देख चुके होंगे, प्रिटेंड प्ले भी, जिसके अंदर बच्चों के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपना काम कर सकें, फ्लेक्सिबल बिहेवियर शो करें। इसके साथ साथ वो दूसरों को भी एक्सेप्ट करें कि दूसरे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे और उनकी मर्ज़ी भी ध्यान में रखें। वो सिर्फ यही नहीं देखते कि अब वो ये करना चाहते हैं तो वो इसी चीज़ को करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम देखेंगे कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो खेल सकें, वो प्ले कर सकें, अपनी मर्ज़ी की एक्टिविटीज़ कर सकें, तो अगर एक ग्रुप टीचर ने बनाया है 4 पर्सनस का, 4 चिल्ड्रन का, तो वो 4 चिल्ड्रन में से कुछ हैं जो टीचर एंड स्टूडेंट का जो है वो रोल प्ले करना चाहते हैं, प्रिटेंड प्ले, और कुछ जो हैं वो डॉक्टर पेशेंट का करना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या है, रेजिलियंस, फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर पैदा की जाएगी कि दे हैव इनफ टाइम दैट दे कैन डू दैट। आप उनको आराम से वो टाइम प्रोवाइड करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनको ऑप्शंस देंगे व्हाट दे कैन डू। तो ऑप्शंस उनके पास हैं कि वो पहले वो एक प्ले कर सकें और बाद में दूसरा प्ले कर सकें। तो इस तरह बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी, वो दूसरों के बिहेवियर को एक्सेप्ट भी करेंगे और सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं रखेंगे बल्कि दूसरों की चॉइसेस को हैं उनको भी प्रायोरिटी देंगे। जी, अब हम देखते हैं कि इसमें जब प्राइमरी ग्रेडर्स हैं इनके अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसीज़ हैं जो डेवलप होनी चाहिए
और इनकी डेवलपमेंट के बाद उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी वेल बीइंग में चेंज होती है, क्योंकि मेन फोकस जो हमारा मेंटल हेल्थ का वो यही है कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग हमारे सामने आए, एक स्ट्रॉन्ग जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो अपने जो डिफरेंट उसके साइड पे इन्वायरमेंट में चैलेंजेस हैं उसे एक्सेप्ट करे और उन कॉम्पिटेंसीज को इस्तेमाल करते हुए वो अपनी डिफरेंट जो लर्निंग स्टेजेस है उसको अचीव कर पाए। जी, हम कैसी कॉम्पिटेंसीज हैं जो क्लासरूम के अंदर उनको प्रोवाइड करें कि वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ आ सके। जी बिल्कुल, हम डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज़ उनमें डेवलप करते हैं कि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के साथ हेल्प करें, एक दूसरे की उनके साथ शेयरिंग के अंदर उनके अंदर कॉम्पिटेंसी पैदा हो, उनके अंदर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कॉम्पिटेंसी पैदा हो कि वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें, दूसरों की, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी को एक्सेप्ट कर सकें, दे कैन एक्सेप्ट दिस दैट दे हैव टू शेयर समथिंग विद अदर्स, ये भी एक कॉम्पिटेंसी है। इसके अलावा टीचर जब उनको काम करा रही है तो दे कैन कम्युनिकेट वेल और वो पार्टिसिपेट करें एक्टिविटी में, इंस्टेड ऑफ जस्ट कि वो एक साइड पे बैठें और इन्वॉल्व ना हो उसके अंदर, उस एक्टिविटी को टीचर्स के साथ इन्वॉल्व हो के वो प्ले करें और काम करें, जिससे कि अगर कोई वर्कशीट है या कुछ वर्कबुक पे काम कराया जा रहा है तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व हों इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग अलोन। कोई प्ले टीचर करा रही है तो उसके अंदर भी वो ख़ुद अपनी फुल इन्वॉल्वमेंट शो करें। जी बेहतरीन, ये हमारे पास एक कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ हम देखते हैं स्टूडेंट्स की, जो यंग लर्नर्स हैं। तो हमने देखा कि हमने जितनी उसकी सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, उसके साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हमने फ़िज़िकल डेवलपमेंट की बातें की ऑफ द प्राइमरी ग्रेडर्स, तो साथ साथ हमने यहाँ पे एक जो नया एक वेंचर हमारे सामने ओपन होता है उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होता है, जिसको हम पूरा करेंगे उनकी स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ के साथ। और इसके लिए आप देखें कि हमने अभी जो डिस्कस किया उसमें उनके अंदर डिफरेंट टाइप की कॉम्पिटेंसीज़ की को भी सिखाया जाना है, ताकि उनमें टॉलरेंस आए, एक्सेप्टेबिलिटी आए, और उसमें आप देखें कि हम जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, टेम्पर को किस तरीके से वो अपने कंट्रोल करते हैं, ये सब कॉम्पिटेंसीज़ रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक के साथ उनकी जो एक पर्सनैलिटी है उसका पार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Thank you so much.